जय हिंद साथियों, मैं पूजा चौहान ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। और हमने शुरू किया था हिंदी पढ़ाना। ठीक है, हिंदी में हमने शुरू किया था समास के बारे में, और समास के हमने भेद बताए थे आपको पिछली क्लास में कि समास के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला हमने क्या पढ़ा था, हमने अव्ययी भाव समास पढ़ लिया था, द्विगु समास पढ़ लिया था, द्वंद्व समास हमने पढ़ लिया था। बाकी के जो 3 बचे हुए थे, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास, वो आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। देखिए, हम शुरू करने वाले हैं तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, मैंने आपको बताया था। पहला जो होता है वो कारक चिन्हों के आधार पर होता है, जिसको 6 प्रकार से विभक्त किया गया है। दूसरा जो होता है अलुक तत्पुरुष होता है, और तीसरा जो होता है वो होता है नए तत्पुरुष। तो देखिए, हम पहले कारक चिन्हों के आधार पर जो तत्पुरुष समास होता है उसको समझ लेते हैं, ताकि आपको सारे अच्छे से उदाहरण उसके समझ में आ जाए, और आपको जो भी उदाहरण मिलेगा तो आप बहुत जल्दी से चुटकियों में पहचान लेंगे कि ये कौन सा तत्पुरुष समास का प्रकार है या उदाहरण है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं अब तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में मतलब इसको पहचानना थोड़ा कठिन होता है, बच्चों को थोड़ा समझने में समय लगता है इसको, पर आपको कुछ ट्रिक बता दी जाएगी, कुछ शब्द ऐसे बता दिए जाएंगे जिससे आप आसानी से इसको समझ सकते हो। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं तत्पुरुष समास। किसके आधार पर? कारक चिन्हों के आधार पर। ठीक है, पहला जो इसका प्रकार रहेगा वो क्या है आपका? कारक चिन्हों के आधार पर। अब कारक चिन्ह के आधार पर जब हम तत्पुरुष समास पढ़ने जा रहे हैं तो हमें इसके लिए विभक्ति का याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको विभक्ति अच्छे से पता है, उसके अंतर्गत जो कारक चिन्ह आते हैं उनको आप अच्छे से जानते हैं, तो आप तत्पुरुष समास जो कारक चिन्हों के आधार पर है उसको आसानी से समझ सकते हो। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि इसमें किस तरीके से लिखा जाता है, विभक्तियाँ कितने प्रकार की होती है और उसके चिन्ह कौन कौन से कारक चिन्ह होते हैं। तो हम सबसे पहले लिख देते हैं विभक्ति। उसके बाद यहाँ हम लिख लेते हैं कारक, और यहाँ हम लिख लेते हैं चिन्ह। ठीक है, विभक्ति में आप लिख लीजिए प्रथमा से लेकर सप्तमी तक आप सारी विभक्ति लिख लीजिए। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। प्रथमा विभक्ति में जो कारक आता है वो होता है कर्ता, और कर्ता का जो चिन्ह होता है वो होता है ने, कर्ता ने। फिर द्वितीया में आ जाएगा कर्म, और कर्म का चिन्ह होता है को, कर्ता ने कर्म को करण से। संप्रदान के लिए अपादान से, ये वाला से जो रहेगा अर्थ से अलग रहेगा, मतलब जो अर्थ रहित शब्द होगा वो होगा ये अपादान। उसके बाद है संबंध, का की के, और अधिकरण का चिन्ह क्या हो जाएगा? में, कामा, पर। ठीक है, इसके बाद में जो अष्टमी विभक्ति आती है, इसमें अष्टमी में क्या आ जाता है? अष्टमी में आ जाता है संबोधन। और संबोधन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हे का या फिर अरे का। तो ऐसा कहा जाता है कि कारक चिन्ह जो होते हैं उसके अंतर्गत जो प्रथमा विभक्ति होती है यानी कि कर्ता होता है उसको, और जो अष्टमी विभक्ति होती है संबोधन, उसको नहीं गिना जाता है। इन दोनों को छोड़कर बाकी के बीच के जितने भी कारक आते हैं वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत लिखे जाते हैं या समझे जाते हैं। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? कर्म से होती है। कहाँ से होती है? कर्म से। कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, अर्थ से अलग। जैसे कि मैंने बोल दिया पथ भ्रष्ट यानी कि जो
पथ से भ्रष्ट हो गया है, अलग हो गया है, तो उसको हम किसके अंतर्गत गिनेंगे? हम अपादान के अंतर्गत गिनेंगे। लेकिन अगर मैंने लिख दिया कि हस्तलिखित, हाथ से लिखित या हाथ से लिखा हुआ, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? करण तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। तो इस वाले से में और इस वाले से में यही फर्क रहेगा, ठीक है। उसके बाद में जो संबंध तत्पुरुष समास आता है उसमें किसका प्रयोग होता है? का, की, के का। जब भी आप शब्द का विग्रह करते हैं तो उसमें का, की, के का भी प्रयोग किया जाएगा। अधिकरण में और पर का प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरीके से तत्पुरुष समास के कारक चिन्हों के आधार पर प्रकार थे। 6 प्रकार होते हैं: कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। तत्पुरुष में विभक्ति की कर्ता और संबोधन को नहीं गिना जाता है, यानी कि प्रथमा और अष्टमी विभक्ति को नहीं गिना जाता है। अब हम शुरुआत करते हैं। आपको इनके साथ साथ ये वाले सारे चिन्ह आपको याद करने हैं कि कर्म के साथ कौन सा चिन्ह आ रहा है? को। तो जिस भी शब्द को विग्रह करने पर अगर को शब्द आता है तो आप पहचान जाओगे कि कौन सा समास है, ये कर्म तत्पुरुष समास है। आपको पता होगा, शायद आपने कहीं एग्जाम में दी होगी तो आपको पता ही होगा कि जो एग्जाम में एग्जाम्पल दिए जाते हैं वो तत्पुरुष समास के सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि तत्पुरुष समास में ये 6 प्रकार होते हैं और इन 6 प्रकारों के आधार पर ही उदाहरण भी ज़्यादा होते हैं, इसीलिए जो एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं वो तत्पुरुष समास ही होता है। उसके अलावा बहुव्रीहि समास और द्विगु समास बहुत पूछा जाता है। तो ये 3 समास ऐसे हैं जो एग्जाम में आपको जिसके उदाहरण अक्सर देखने को मिलेंगे। तो अब हम शुरुआत करते हैं कर्म तत्पुरुष समास की, ठीक है। तो अगला जो हमारी हेडिंग रहेगी वो क्या रहेगी? कर्म तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अंतर्गत आप लिखना कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास, इसमें कर्म में कौन सा चिन्ह का प्रयोग हो रहा था? को चिन्ह का प्रयोग, ठीक है। कर्म के साथ में कौन सा चिन्ह था? को चिन्ह था। तो अब हम इसके उदाहरण देखते हैं क्या क्या रहेगा। पहला जो उदाहरण है वो है जनप्रिय। इसके उदाहरण लिख लीजिए आप। पहला जो है वो है जनप्रिय। जनप्रिय यानी कि जनता को प्रिय या जन को प्रिय। दूसरा है स्वर्गीय। दूसरा उदाहरण है इसका स्वर्गीय। अब आप इसका विग्रह करके खुद देखिएगा कि विग्रह करने पर किस चिन्ह का लोप हो रहा है या कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जा रहा है। अगला है उदाहरण इसका सर्वप्रिय। सर्वप्रिय, ठीक है। इसका भी आप विग्रह करके देखिए कि इसका विग्रह किस तरीके से होगा और इसमें किस चिन्ह का प्रयोग होगा। अगला जो उदाहरण है वो है ग्रहागत। ग्रहागत, इसके बाद में है मरणासन्न। ठीक है, मरणासन्न। उसके बाद में इसका उदाहरण है परलोक गमन। परलोक गमन। अब जब हम इसका विग्रह करते हैं, ये शब्द आपको दिए जाएंगे एग्जाम में कि बताइए ये किस प्रकार के समास के अंतर्गत पूछा जाता है या आता है, ये किस समास का उदाहरण है। आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जनप्रिय का जब हम विग्रह करते हैं तो इसका क्या आएगा? जन को प्रिय। ठीक है, जन को प्रिय। इसी तरीके से स्वर्गीय का करेंगे तो स्वर्ग को गया। स्वर्ग को गया। सर्वप्रिय यानी कि सबको प्रिय। सबको प्रिय या प्यारा। ग्रहागत, ग्रह को आगत। ग्रह को आगत। मरणासन्न, मरण को आसन्न। ठीक है, परलोक गमन, परलोक को गमन। अब देखिए इसमें सब जगह पर किस शब्द का प्रयोग हो रहा है या कौन से चिन्ह का प्रयोग हो रहा है? को।
तो ये कौन सा तत्पुरुष समास हो गया? ये हो गया कर्म तत्पुरुष समास। जब भी आपको तत्पुरुष समास कारक चिन्हों के आधार पर याद करने होंगे तो उसके लिए आपको विभक्ति और कारक याद होना ज़रूरी है। उसी के आधार पर आप सारे के सारे तत्पुरुष समास कारक चिन्हों के आधार पर जो है वो सभी अच्छे से बता सकते हैं, समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास का पूछा गया है, तो ये को चिन्ह का लोप हो रहा है, यहाँ पर को चिन्ह का प्रयोग हो रहा है और इस तरीके से उसका विग्रह होगा। ठीक है, अगला जब हम समास देखते हैं कर्म के बाद क्या है, कर्ता ने कर्म को करण। दूसरा जो आपका समास रहेगा वो क्या रहेगा? करण। करण तत्पुरुष समास। इसमें किस चिन्ह का लोप या प्रयोग होगा? कर्ता ने कर्म को करण से चिन्ह का प्रयोग होगा। अब हम इसमें उदाहरण देख लेते हैं, क्या क्या उदाहरण आएंगे जहां पर से शब्द का प्रयोग होगा। वो सारे उदाहरण इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आप से और द्वारा दोनों आएगा। ठीक है, से भी आएगा और द्वारा भी आएगा। से या के द्वारा, से या के द्वारा के द्वारा आएगा। इन दोनों चिन्हों का प्रयोग होगा किसमें? करण तत्पुरुष समास में। तो हम उदाहरण देखते हैं, भूख मरा। पहला उदाहरण है इसका भूख मरा। दूसरा उदाहरण है इसका तुलसी रचित। तीसरा उदाहरण है सुर रचित। ठीक है, जहां पर हस्तलिखित, 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 ठीक है। और उदाहरण देख लेते हैं इसके थोड़े। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर प्रदत्त। ठीक है, ईश्वर प्रदत्त। इसके अलावा अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित। इसके अलावा गुणयुक्त, गुणयुक्त। अब देखिए ये कुछ शब्द हैं, इसको हम विग्रह करके देखते हैं और विग्रह करने पर ये किस तरीके से परिवर्तित होते हैं। भूख मरा तो क्या आएगा? भूख से मरा, भूख से मरा। तुलसी रचित, तुलसी द्वारा रचित, तुलसी द्वारा रचित। सुर रचित, सुर द्वारा रचित। इसके बाद हस्तलिखित, हस्त, हस्त द्वारा, लिखित। इसके बाद है ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर द्वारा प्रदत्त, ईश्वर द्वारा प्रदत्त। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। गुणयुक्त, गुण से युक्त। ये सभी उदाहरण हैं किसके? ये सभी उदाहरण हैं करण तत्पुरुष समास के। इसमें देखिए से चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है। से यहां आ रहा है, से यहां द्वारा, 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 द्वारा। अकाल से पीड़ित, गुण से युक्त। ठीक है, तो ये से चिन्ह का यहाँ पर प्रयोग हो रहा है, तो ये कौन सा तत्पुरुष समास कहलाता है? करण तत्पुरुष समास कहलाता है, या करण तत्पुरुष समास के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। जब भी कर्म तत्पुरुष की बात होती है तो इसमें को चिन्ह का प्रयोग होता है, और करण तत्पुरुष समास की बात होती है तो यहाँ पर से या द्वारा चिन्ह का प्रयोग होता है। अब हम अगला समास पढ़ते हैं। अगला जो समास है हमारा
कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान आएगा। ठीक है, तो तीसरे नंबर का जो तत्पुरुष समास है वो कौन सा है? संप्रदान तत्पुरुष समास। करण से, द्वारा, और क्या आएगा? संप्रदान के लिए। तो इसमें किस चिन्ह का प्रयोग हो रहा है? के लिए, के लिए चिन्ह का इसमें प्रयोग होगा। अब हम इसके उदाहरण देख लेते हैं कि संप्रदान के उदाहरण कौन कौन से हैं। पहला उदाहरण हम लिख लेते हैं रसोई घर। रसोई घर। पुस्तकालय, पुस्तकालय। विद्यालय, विद्यालय। और क्या उदाहरण हो सकते हैं इसमें? और क्या उदाहरण हो सकते हैं इसके? पुष्पदान, युद्धाभास, पुष्पदान और युद्धाभास, युद्धाभास। ठीक है, युद्धाभास। इसके अलावा हथकड़ी, हथकड़ी, हथकड़ी। ठीक है, ये भी किसका उदाहरण है? संप्रदान तत्पुरुष का ही उदाहरण है। चिकित्सालय, गुरु दक्षिणा, चिकित्सालय और गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा। ये सब किसके उदाहरण हैं? तो ये संप्रदान तत्पुरुष के ही उदाहरण है और संप्रदान तत्पुरुष के ही अंतर्गत आते हैं ये। अब इसका विग्रह करके हम देखते हैं। रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आलय, पुस्तकों के लिए आलय। ठीक है, इसके बाद है विद्यालय, विद्या के लिए आलय। इसके बाद है पुष्पदान, पुष्प के लिए दान, पुष्प के लिए दान। युद्धाभास, युद्ध के लिए अभ्यास, युद्ध के लिए अभ्यास, युद्धाभास। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए कड़ी। चिकित्सालय, चिकित्सा के लिए आलय, चिकित्सा के लिए आलय। इसके अलावा गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। ये सभी उदाहरण हो गए किसके? संप्रदान तत्पुरुष समास के। तो ये मैंने आपको बता दिए हैं कि जहां भी के लिए चिन्ह का प्रयोग हो जाता है तो वो कौन सा तत्पुरुष समास कहलाता है? संप्रदान तत्पुरुष समास कहलाता है। जहां पर विग्रह करने के बाद में, मतलब विग्रह करने पर वाक्य में क्या आता है? के लिए चिन्ह आता है, के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो उसी को क्या कहा जाता है? संप्रदान तत्पुरुष समास कहा जाता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। संप्रदान के बाद अगला जो आता है हमारा वो है अपादान तत्पुरुष समास। जो लोग भी नोट करना चाहते हैं तो वो आसानी से नोट कर लीजिएगा। आप चाहे तो इधर के शब्द नोट कर लीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि विग्रह किस तरीके से करना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब संप्रदान के बाद बात आती है अपादान की। चौथे नंबर पर जो रहेगा अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास। समास का टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में मैं आपको छंद पढ़ाऊंगी और छंद एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत कम लोगों को समझ में आता है पर उससे क्वेश्चन अच्छे आते हैं। बहुत मज़ा आता है छंद पढ़ने में। अगर आप
मुझसे पढ़ोगे, मेरे साथ पढ़ेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। उसमें जो मात्राओं को गिनना होता है, वर्णों को गिनना होता है, बहुत ही आसान होता है वो, पर बहुत से लोगों को उसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो हम बिल्कुल ही आसान तरीके से आपको छंद पढ़ना सिखाएंगे, आपको बड़ा मज़ा आएगा। पंक्तियों को आप कोई भी पंक्ति को ऐसे सॉल्व कर सकते हो, उसमें बहुत आसानी से उसको गिन सकते हो उसकी मात्राओं को। तो चलो अपादान तत्पुरुष के समास के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। अब अपादान में किसका प्रयोग होता है? से। लेकिन से कौन सा है? ये जो अर्थ से अलग कर रहा है। इसके उदाहरण लिख लीजिए आप। पहला उदाहरण है इसका पथभ्रष्ट। पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पथ से अलग हो गया। रोग मुक्त, ठीक है, क्या आएगा? रोग मुक्त, यानी कि रोग से मुक्त। दूसरा लिखो आप, रोग मुक्त। जन्मांध, जन्म से अंधा, जन्मांध, ठीक है, जन्मांध। उसके बाद है पाप मुक्त, पाप से मुक्त। पाप मुक्त, जो पाप से मुक्त हो चुका है। अगला जो है आवरणहीन, आवरणहीन। अब इसका विग्रह हम करेंगे तो क्या आएगा? पथ से भ्रष्ट, रोग से मुक्त, रोग से अलग हो गया तो रोग से मुक्त। जन्मांध, जन्म से अंधा। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। आवरणहीन, आवरण से हीन। ये सब किसके उदाहरण हैं? तो ये सब उदाहरण हैं अपादान के, क्योंकि यहाँ पर जिस से का प्रयोग किया जा रहा है वो से कौन से प्रकार का है? अर्थ से अलग कर रहा है, जो आपका मेन पॉइंट है उससे उसको अलग कर रहा है। जैसे कि पथ से अलग हो गया है व्यक्ति, भ्रष्ट हो गया है, पथ से अलग हट गया है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? ये आएगा अपादान तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। रोग से मुक्त, रोग से अलग हो गया है, मुक्त हो गया, बिल्कुल छूट गया है। जन्म से अंधा, जन्म से ही अंधा है वो, जन्म से ही उसको दिखाई नहीं दे रहा है, नेगेटिविटी आ रही है। पाप से मुक्त, पाप से अलग हो गया है, पाप से मुक्त हो गया है वो। आवरण से हीन, जो भी कवर होता है उसको आवरण कहा जाता है, उस वो आवरण ही नहीं है उसके ऊपर, तो आवरण से अलग हो गया है वो। तो क्या किसके अंतर्गत आता है? अपादान तत्पुरुष समास के अंतर्गत ये आता है। अगला हम उदाहरण पढ़ते, अगला समास पढ़ते हैं हम, तत्पुरुष का अगला प्रकार पढ़ते हैं। कौन सा है अगला प्रकार? 5वें नंबर पर संबंध। संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास। इसके अंतर्गत किस चिन्ह का लोप होता है? तो संबंध में का की के, का की के, वामी में का भी हो सकता है, ठीक है। तो का की के इसका प्रमुख होता है, का की के चिन्हों का इसमें प्रयोग होता है, तो ये क्या कहलाता है? संबंध तत्पुरुष समास कहलाता है। इसके उदाहरण हम देख लेते हैं। पहला जो उदाहरण है इसका, विद्यारंभ, विद्यारंभ, ठीक है। अगला है क्षमा दान, क्षमा दान। उसके बाद में है सेना नायक, क्षमा दान, सेना नायक, ठीक है। राजकुमार, देशभक्त, देशभक्त, ठीक है। दीपावली, दीपावली, दीपावली भी किसका उदाहरण है? तो ये भी
संबंध तत्पुरुष का उदाहरण है पूंजीपति। अगला उदाहरण है आपका पूंजीपति। अब हम इसका विग्रह करके देखते हैं। विद्यारंभ, विद्या का आरंभ। क्षमादान, क्षमा का दान। सेना नायक, सेना का नायक। राजकुमार, राजा का कुमार। देशभक्त, देश का भक्त। दीपावली, दीपों की अवली। पूंजीपति, पूंजी का पति। तो ये सब किसके उदाहरण है? देखिए यहाँ पर कौन सा चिन्ह आ रहा है, यहाँ पर को चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। का की का। यहाँ पर जब भी का की के चिन्हों का प्रयोग होता है या लोप होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। तो ये प्रकार हो गए या उदाहरण भी हो गए हैं संबंध तत्पुरुष समास के। अब हम पढ़ते हैं अधिकरण। ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष समास। अगला जो इसका प्रकार है वो है अधिकरण तत्पुरुष समास का, 6ठे नंबर पर। अधिकरण तत्पुरुष समास। इसके अंदर जो चिन्ह का प्रयोग होता है वो कौन सा है? में और पर, में कॉमा पर। इसके भी उदाहरण हम देख लेते हैं। पहला जो उदाहरण है इसका अधिकरण तत्पुरुष समास का वो है आप बीती। ठीक है, क्या है? आप बीती, आप बीती यानी कि आप पर बीती, आप पर बीती। तो आप बीती हो गई। मृत्युंजय, मृत्यु पर जय। पेट दर्द, मृत्युंजय। मृत्यु पर जय। पेट दर्द, पेट में दर्द। पेट में दर्द। और उदाहरण है इसके सिर दर्द, सिर दर्द। सिर में दर्द। शरणागत, शरण में आगत। तो ये कुछ उदाहरण हो गए हैं किसके? किसके हो गए हैं? अधिकरण तत्पुरुष समास के। ये कारक चिन्हों के आधार पर जितने भी तत्पुरुष समास थे आज हमने वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब बचा है कर्मधारय, नहीं, अलुक तत्पुरुष और नए तत्पुरुष, वो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं ताकि हमारा तत्पुरुष समास पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं अलुक तत्पुरुष। अलुक तत्पुरुष समास किसको कहा जाता है? देखिए, जब किसी एक शब्द के दो अर्थ होते हैं लेकिन एक जो अर्थ रहेगा एकदम सटीक रहेगा, वो के आपके माइंड में फिक्स रहेगा, रूढ़ रहेगा। फिक्स यानी कि रूढ़ रहेगा, तो उसको क्या कहा जाता है? अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। शब्द एक है, अर्थ उसके दो हैं, लेकिन एक अर्थ जो रहता है वो हमेशा आपके माइंड में, आपके दिमाग में रूढ़ रहता है यानी कि फिक्स रहता है। उसी को क्या कहा जाता है? अलुक तत्पुरुष समास कहा जाता है। बताती हूं मैं किस तरीके से होता है ये। दूसरा जो प्रकार है तत्पुरुष समास का वो है अलुक। अलुक तत्पुरुष समास एक ऐसा समास जिसके अर्थ तो दो हैं, एक शब्द के अर्थ तो दो हैं, लेकिन एक अर्थ आपके दिमाग में हमेशा फिक्स रहता है, रूढ़ रहता है। उसी को क्या कहा जाता है? अलुक तत्पुरुष समास कह देते हैं। जैसे कि मैंने उदाहरण में आपको दिया है
युधिष्ठिर। अब मैंने जब आपको युधिष्ठिर कहा है तो युधिष्ठिर का मतलब आपके दिमाग में क्या आया कि जो पांडव होते हैं, पांडव, 5 पांडव, महाभारत में जिनका उल्लेख हुआ है, वर्णन हुआ है 5 पांडवों का, तो उन पांडवों में सबसे बड़ा भाई, सबसे ज्येष्ठ भाई जो होता है उसका नाम क्या है? युधिष्ठिर। तो आपके माइंड में क्या सेट है? यहाँ से पांडव, पांडव सेट है। लेकिन इसका अर्थ क्या होता है? जब हम इसका विग्रह करते हैं तो इसका विग्रह होता है युद्ध में स्थिर, युद्ध में स्थिर। ठीक है, इसका जब हम विग्रह करते हैं तो विग्रह क्या आता है? युद्ध में स्थिर। लेकिन आपके दिमाग में क्या सेफ, आपके दिमाग में क्या फिक्स था? ये आपके माइंड में, यानी कि आपके दिमाग में ये क्या था? रूढ़ था कि युधिष्ठिर की बात आई है, मतलब कि पांडवों के सबसे बड़े भाई की बात याद आई है, तो वो क्या कहलाता है? वो अलुक तत्पुरुष समास कहलाता है। कि शब्द तो एक है लेकिन उसके अर्थ 2 निकल जाते हैं, और एक अर्थ जो रहता है हमेशा आपके दिमाग में फिक्स रहता है, रूढ़ रहता है, उसी को क्या कहा जाता है? अलुक तत्पुरुष समास कहा जाता है। ऐसा ही अगर मैं दूसरा उदाहरण लेती हूँ तो दूसरा उदाहरण है चारपाई। चारपाई, अब चारपाई से आपके माइंड में क्या सेट था? आपके माइंड में सेट था खटिया, खटिया, या आप बोल सकते हो पलंग वगैरह। तो ये आपके दिमाग में था। ठीक है, ये कहाँ था? आपके दिमाग में। लेकिन जब हम इसका विग्रह करते हैं तो विग्रह क्या रहेगा इसका? इसका विग्रह रहेगा 4 पैरों वाला, 4 पैरों वाला। ठीक है, तो यही अलुक तत्पुरुष समास कहलाता है कि जब किसी शब्द के, एक ही शब्द के 2 अर्थ रहते हैं और उन 2 अर्थों में से एक अर्थ जो रहेगा वो आपके दिमाग में हमेशा फिक्स रहेगा, रूढ़ रहेगा, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को अलुक तत्पुरुष समास कहा जाता है। वैसे ये वाला जो समास है बहुत कम पूछा जाता है एग्जाम में, पर कभी कभी इसके जो उदाहरण आते हैं इन 2-3 उदाहरणों में से ही आते हैं। एक तो युधिष्ठिर हो गया, चारपाई हो गया, और एक खेचर। खेचर का मतलब होता है आकाश में उड़ने वाला, लेकिन आपके माइंड में क्या सेट रहता है? पक्षी। ठीक है, खेचर बोल दिया मतलब पक्षी की बात हो गई है, पर उसका अर्थ क्या होता है? आकाश में चरने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अब नए तत्पुरुष समास की तरफ। नए तत्पुरुष समास, नए तत्पुरुष समास। जब किसी शब्द में नकारात्मकता आ जाए, है ना, जो भी शब्द रहेगा वो नेगेटिविटी या नकारात्मकता बताएगा, नकारात्मकता दर्शाए, तो क्या कहलाता है? वो नए तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे कि अनपढ़ हो गया, है ना, नापसंद हो गया, अनपढ़। ठीक है, अनपढ़, जो कम पढ़ा लिखा हो या पढ़ा ना हो, या फिर हो गया नापसंद, नापसंद हो गया। ये सब उदाहरण है इसके, अनपढ़, नापसंद। और क्या हो सकते हैं? अनंत हो गया, जिसको गिना ना जाए। अनजान हो गया, जिसको जानते ना हो, अनजान। तो जिसमें भी अन शब्द आ जाए, नेगेटिविटी जो दर्शाई जाती है, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को नए तत्पुरुष समास कहा जाता है। जिसमें नकारात्मकता दर्शाई जाती है या नकारात्मकता का बोध होता है, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को नए तत्पुरुष समास कहा जाता है। तो आपको जो भी शब्द दे रखेंगे तो उस शब्द से आपको पता चल ही जाएगा। इतने तो मैच्योर हैं आप लोग, समझ सकते हैं इतनी चीज़ें कि शब्द का अर्थ समझ सकते हैं, उसका विग्रह कर कर आप देख सकते हैं कि कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है, कौन सा सकारात्मक है, कौन सा नकारात्मक है, ये आपको पहचान करना अच्छे से आती है। तो जो भी नकारात्मकता का बोध करवाता है वही क्या कहलाता है? वही नए तत्पुरुष समास कहलाता है। तो ये तत्पुरुष समास के हमने 3 प्रकार पढ़ लिए हैं कारक चिन्हों के आधार पर, अलुक तत्पुरुष और नए तत्पुरुष समास। मेरी आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा तत्पुरुष समास। और अलुक और नए में बहुत कन्फ्यूजन होता है, बच्चों को बहुत समझ में नहीं आता है अच्छे से, लेकिन यहाँ पर शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कौन सा? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास पढ़ने के बाद में हम कर्मधारय समास पढ़ेंगे, फिर हमारे समास पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। अगली क्लास में हम छंद पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम। कौन सा समास है ये? 5वें नंबर का बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, जिस समास में किसी भी पद, कोई भी पद प्रधान नहीं होता। दोनों पद कैसे होते हैं? इसमें अप्रधान, इसमें दोनों पद
प्रधान नहीं होते हैं। तथा तीसरे की तरफ संकेत होता है। तीसरे पद की ओर संकेत संकेत हो तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होते हैं। एक दो ही तो पद होते हैं, एक तो पूर्व पद होता है, दूसरा उत्तर पद होता है। जब दोनों ही पद प्रधान नहीं होते और तीसरे पद की ओर संकेत होता है तो उसको क्या कहा जाता है? उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है। अब बहुब्रीहि के उदाहरण तो आप सभी जानते हैं। क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं इसके? सबसे पहला उदाहरण है इसका पंकज। पंकज, पंकज विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? पंक यानी कि कीचड़। पंक का मतलब क्या होता है? कीचड़ में खिलने वाला, पंक में खिलने वाला। अर्थात अब आपको पता चल जाएगा अर्थात में क्या आएगा। अर्थात क्या आएगा? कमल। पंकज का मतलब होता है कमल। ठीक है, अगला जो उदाहरण है इसका दशावतार। दशानन बोलो, दशानन, दशानन। दस है जिसके आनन। आनन मतलब सिर, आनन। अर्थात क्या आएगा? रावण। ठीक है, रावण। उसके बाद में उदाहरण है इसका प्रधानमंत्री। मंत्रियों का प्रधान। मंत्रियों में प्रधान भी लिख सकते हैं आप। इसके बाद में है लंबोदर। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर। लंबा है जिसका उदर। उदर यानी कि पेट। कौन है? गणेश। विषधर, विष को धारण करने वाले। विष को धारण करने वाला। सर्प यानी कि सांप। इसके बाद में है पीतांबर। पीला है जिसका अंबर। पीला है जिसका अंबर। अंबर यानी कि वस्त्र। वस्त्र को अंबर भी कहा जाता है। अर्थात कौन होंगे? विष्णु। विष्णु। ठीक है, तो ये जो उदाहरण है, जो भी फेमस चीज़ों के जितने भी उदाहरण आते हैं वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? वो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। जितने भी फेमस चीज़ें हैं, देवी देवता काफ़ी प्रसिद्ध रहते हैं ना, तो जितने भी प्रसिद्ध वाली चीज़ें होती है वो सब किसके अंतर्गत आती है? वो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आती है। और इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, किसी तीसरे पद की ओर संकेत किया जाता है। देखिए अब यहाँ पर पंकज में लिखा हुआ है, पंकज यानी कि पंख में खिलने वाला। अब पंख में खिलने वाला अर्थात तीसरे की तरफ बोध हो रहा है। यहाँ पर पंख और ज दोनों ही पद प्रधान नहीं है, तीसरे पद की ओर संकेत हो रहा है, यानी कि कमल की ओर संकेत हो रहा है। तो ये क्या हो गया? बहुब्रीहि समास कहलाता है। अब हम पढ़ते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास वह होता है जहां पर
पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष होता है, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि पूर्व पद तथा उत्तर पद में उपमेय उपमान का संबंध भी हो जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? कर्मधारय समास कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? कर्मधारय समास। चलो अब हम कर्मधारय समास पढ़ते हैं। आखिरी समास है ये हमारा, फिर समास वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कर्मधारय समास क्या होता है कि जो पूर्व पद होता है वो क्या बताता है? विशेषता बताता है या विशेषण। पूर्व पद में विशेष्य होता है, पूर्व विशेषण और उत्तर पद विशेष्य, विशेष्य दर्शाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? कर्मधारय समास। या पूर्व और उत्तर पद में उपमेय और उपमान का संबंध होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? कर्मधारय समास कहा जाता है। उदाहरण से आपको समझ में आएगा। ठीक है, पहला उदाहरण हमने लिख दिया, चंद्र, चंद्रमुख, चंद्रमुख। अब इसमें विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है? ठीक है, ये आपको बताएं हम। विशेषण और विशेष्य। विशेषण वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाए, और जिससे बताई जाए वो विशेष्य होता है। तो यहाँ पर मुख की विशेषता बताई जा रही है, किससे? चंद्र से। तो यहाँ पर इसका विग्रह क्या होगा? चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान मुख। ठीक है, चांद की तुलना की गई है यहाँ पर मुख से, चंद्र के समान मुख। तो जहां पर भी तुलना की बात आ जाती है तो वहां पर कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। दूसरा उदाहरण है इसका, नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, नीला है जिसका कंठ। ये बहुब्रीहि में भी आ सकता है और कर्मधारय में भी आ सकता है, पर अगर दोनों ऑप्शन मिलते हैं तो आपको फिर बहुब्रीहि ही लगाना है। ठीक है, ये वाला उदाहरण आपको दोनों जगह पर मिल सकता है, और आप ऑप्शन में अगर दोनों मिल जाते हैं तो फिर आपको बहुब्रीहि पर ही लगाना है। नीला है जिसका कंठ। इसके बाद है पनडुब्बी, पनडुब्बी पानी में, पानी में डूबने वाली। इसके बाद में है मृगनयन, मृगनयन, मृग के समान नयन। मृग के समान नयन, यहाँ भी तुलना हो रही है। नयन की तुलना किसके से की गई? मृग यानी कि हिरण की आंखों से तुलना की गई है, तो ये क्या कहलाता है? मृगनयन। सुलोचना, 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 सुंदर है जिसके नयन या लोचन, सुंदर है जिसके लोचन। लोचन को क्या बोलते हैं? नेत्र बोलते हैं, आंखें बोलते हैं। तो ये क्या कहलाता है? ये कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है। अधोमुखी, 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 अधः की ओर है जिसका मुख, अधः की ओर है जिसका मुख। ये सारे उदाहरण हैं किसके?
कर्मधारय समास की। यहाँ पर विशेषता भी बताई जा रही है और तुलना भी की जा रही है। उपमेय उपमान में क्या है, उपमेय उपमान तुलना की ही बातें करते हैं, तो यहाँ पर विशेषण विशेष विशेषता बताते हैं और उपमेय उपमान तुलना करते हैं, तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें हो रही है। और तो ये क्या कहलाएगा, कर्मधारय समास कहलाएगा। और आसान है इसको समझना, के समान आ गया है, ठीक है, विग्रह करने पर के समान, या फिर है जिसके या है जिसका, ये आ जाता है जिसका, तो ये भी क्या कहलाता है, कर्मधारय समास कहलाता है। जब आप विग्रह करते हैं तो ये वाले शब्द एक साथ आ जाते हैं, तो क्या कहलाता है, कर्मधारय समास कहलाता है। या विशेषता बताई जा रही है या तुलना की जा रही है तो समझ जाना आपकी कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। तो ये हमने सभी के सभी समास पढ़ लिए हैं, समास के सभी प्रकार पढ़ लिए हैं, समास की परिभाषा हमने आपको बता दी है, तत्पुरुष के हमने सभी प्रकार पढ़ लिए हैं, उदाहरण सहित पढ़ लिए हैं। अब आपसे अगर आप ये पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद में अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। और अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। वैसे तो जो भी पढ़ाया गया है, जिस तरीके से भी पढ़ाया गया है, बहुत आसान तरीके से हमने आपको पढ़ाया है, और जो भी पढ़ाया है, जितने भी उदाहरण यहाँ पर आपको दिए हैं, इससे बाहर एग्जाम में बहुत कम जाते हैं। ज़्यादातर इन्हीं उदाहरणों में से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये उदाहरण आप चाहें तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिल सकती है, मदद मिल सकती है। तो अगले टॉपिक के साथ में हम फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद साथियों, धन्यवाद।